अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ भी एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। प्रोग्रेसिव मतलब ये भी कंटिन्यूसली एक बार स्टार्ट हो जाए तो फिर चलती रहती है, और ये भी ओल्ड एज पेशेंट्स में होती है, करेक्टराइज्ड बाय डिमेंशिया और मस्कुलर वीकनेस। होती किस वजह से? ड्यू टू लॉस ऑफ कॉर्टिकल कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। जैसे हमारे पास पार्किंसन में थी लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, यहाँ पे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस होता है, तो उसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज़ हो रही होती है। अब नॉर्मली इसमें क्या हो रहा होता है कि पेशेंट को जो है वो किसी को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा होता, रिलेटिव्स वगैरह को, न्यू मेमोरी नहीं बना रहा होता, फिर अपनी स्किल्स वो जो है आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू करता है। इंटेलिजेंस फंक्शंस स्किल्स में जैसे जो है ना ड्राइविंग है, स्विमिंग, लैंग्वेज वगैरह। इसके अलावा मल्टीटास्किंग जो होता है वो मल्टीटास्किंग नहीं कर पाता पेशेंट। तो इस डिज़ीज़ में मेनली दो प्रोटीन्स का रोल होता है, अमाइलॉइड प्रोटीन और टाउ प्रोटीन। अमाइलॉइड प्रोटीन हमारे पास जो है बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन क्या करती हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है, मतलब CNS के जो है हमारे न्यूरॉन्स के बाहर मौजूद होती है, ठीक है, ब्रेन के अंदर। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सॉल्युबल है। इसका मेनली फंक्शन होता है एक एंजाइम्स की एक्टिवेशन कराना, दूसरा जो है ना ये न्यूरॉन्स को प्रिवेंट करती है फ्री रेडिकल से, क्योंकि ये जो है फ्री रेडिकल्स की डिटॉक्सिफिकेशन कराती रहती है बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन, तो उनकी वजह से ये जो है हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है फ्री रेडिकल्स से। सेकेंड हमारे पास टाउ प्रोटीन। टाउ प्रोटीन इंट्रासेल्युलर प्रोटीन है, ठीक है, न्यूरॉन्स के अंदर मौजूद होती है। अब ये जो है सॉल्युबल होती है इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर, जैसे वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सॉल्युबल थी, तो ये इंट्रासेलुलर। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली को जो है ना स्टेबलाइज करने में। माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली स्टेबलाइज होगी तो क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ना वो न्यूरॉन्स को एक इंटीग्रिटी देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं एक प्रॉपर, तो उनको स्टेबलाइज करना टाउ प्रोटीन्स का काम होता है। अब क्या हो रहा होता है, अमाइलॉइड प्लेग बन रहे होते हैं। अमाइलॉइड प्लेग को हम सेनाइल प्लेग भी कहते हैं। ये इनसॉल्युबल जो है होते हैं बिल्कुल। क्या होगा कि बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन की एक्युमुलेशन हो जाएगी, ठीक है, सेनाइल हम कहते हैं ओल्ड एज, ठीक। अब जैसे ही अमाइलॉइड प्लेग बनेगा तो अमाइलॉइड प्लेग की वजह से क्या होगा, इसके जो फंक्शन थे एंजाइम्स की एक्टिवेशन वो रुक जाएगी। बीटा अमाइलॉइड फिर अपना काम नहीं कर पाएगा। एंजाइम एक्टिवेशन के अलावा दूसरा उसका काम क्या था, फ्री रेडिकल्स से न्यूरॉन को प्रिवेंट करना, तो वो अपना वो काम भी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स, इसमें जो है टाउ प्रोटीन्स एबनॉर्मली एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज अगर हम देखें अल्जाइमर डिजीज़ की, तो कोलिनर्जिक एक्टिविटी हमें बढ़ानी होती है, क्योंकि कोलिनर्जिक जो न्यूरॉन्स है उनका लॉस हो रहा है, तो हमें कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा NMDA रिसेप्टर एक्टिवेशन जो है उसको कम करना पड़ेगा, NMDA की एक्टिविटी कम करनी पड़ेगी। ग्लूटामाइन जो है ना वो जैसे ही NMDA रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो कैल्शियम इन्फ्लक्स कराता है। फिर जो है ओवर एक्साइटेशन जब भी होती है NMDA रिसेप्टर्स की, तो न्यूरॉन्स कैल्शियम के साथ ओवरलोड हो जाते हैं, और जो न्यूरॉन्स कैल्शियम से ओवरलोड होंगे ना तो फिर वो जो है एपोप्टोटिक पाथवे जो है उनको स्टिमुलेट कर देंगे, मतलब एपोप्टोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्दर वो जो है प्री प्रोग्राम जो सेल डेथ होती है वो स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट क्लास है हमारे पास एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर। एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज क्या होता है, ये एंजाइम जो है ना एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म करा रहा होता है बॉडी के अंदर। मतलब जब भी एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम आएगा वो जो है एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन कर रहा होता है। तो जब भी हम इस एंजाइम को रोक दें, मतलब एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम अगर इनहिबिट हो जाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगा, मतलब एसिटाइल कोलिन ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो फिर जो है एसिटाइल कोलिन बढ़ेगा तो हमें जो है कोलिनर्जिक एक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इसमें रिवास्टिगमिन, गैलेंटामाइन, डोम्पेजिल या टेक्राइन। इसके अलावा दूसरा एंजाइम होता है हमारे पास कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। वो जो है एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस करा रहा होता है, एसिटाइल को ए और जो है हमारे पास कोलिन की कॉम्बिनेशन से एसिटाइल कोलिन जो बन रहा होता है उसमें अपना रोल प्ले करता है। अब अगर हम एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर्स के ADR देखें, GI ट्रैक्ट पे ये इफेक्ट कर रहा होता है, तो वहाँ पे नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, इसके अलावा हाइपर पेरिस्टालसिस, डायरिया, मतलब पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है उनको इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि एंटी कोलिनर्जिक्स हमने डिस्कस किए थे, तो उसमें कहा था कि जब भी एंटी कोलिनर्जिक्स देते हैं तो पेरिस्टालस्टिक मूवमेंट्स कम होती हैं, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। अब जब ऐसी ड्रग देंगे जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी को बढ़ाएगा तो वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स को इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा ग्लैंड्यूलर इफेक्ट्स क्या हैं इसके, सिलेवरी सिक्रीशंस इंक्रीज़ करती है, लैक्रिमल सिक्रीशंस को भी जो है इंक्रीज़ कर देती है। रेस्पायरेटरी देखें तो रेस्पायरेटरी सिक्रीशंस भी ये इंक्रीज़ करेगी, मतलब मोस्टली जहाँ भी ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट देगी तो उसकी वजह से सिक्रीशंस बढ़ रही होंगी। जब
रेस्पिरेटरी सिक्रीशन बढ़ेंगी तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी होगी। इसके अलावा इफेक्ट्स इसके ब्रेडिकार्डिया है, मसल क्रैम्प्स हैं। अब उसमें हमने डिस्कस किया था टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया क्यों हो रहा था? M2 रिसेप्टर्स की जो है वजह से, जब M2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे थे तो वो जो है टेकीकार्डिया करा रहा था। अब ये उसका रिवर्स कराएगा, क्योंकि कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो M2 रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे, और M2 रिसेप्टर जो है वो इनहिबिटरी इनएक्शन है, तो वो जाके जो है वहाँ पे हमारे पास हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देंगे। उसके अलावा ट्रेमर्स या जो है यूरिन जो है इंक्रीज़ कर देंगे यूरिनेशन को। उसमें हमारे पास यूरिनरी रिटेंशन हो रही थी। तो जितने भी कोलिनर्जिक्स वाले इफेक्ट थे, एंटी कोलिनर्जिक्स वाले, यहाँ पे वो सारे ADRs रिवर्स हो जाएंगे। उसके डोज अगर हम देखें, रिवास्टिकमिन का 3 mg BID है, गैलेंटामाइन 4 mg QD फर्स्ट 4 वीक्स के लिए, फिर उसके बाद हम 8 mg QD देते हैं फर्दर नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए। मैक्सिमम हम जो है 24 mg QD तक जा सकते हैं। इसके अलावा डोम्पेजिल जो है वो 5 mg QD दी जाती है 4 वीक्स के लिए, फिर जो है 4 वीक्स के बाद 10 mg QD दी जाती है। मैक्सिमम इसका 10 mg QD ही डोज है। इसके अलावा NMDA रिसेप्टर इनहिबिटर्स, N-methyl D-aspartate रिसेप्टर्स इनहिबिटर, इसमें हमारे पास ड्रग है मेमेंटेडिन। मेमेंटेडिन क्या करेगी, जाके जो है ना ग्लूटामाइन की जगह बाइंड हो जाएगी, फिर जो है उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर लेगी। जब NMDA रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो NMDA रिसेप्टर की ब्लॉकेज की वजह से ग्लूटामाइन अपना इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही होगी। और ये पार्शियल एंटागोनिस्ट है, मीन्स सिर्फ जो है पार्शियल ब्लॉक करती है, तो इसकी वजह से कैल्शियम की एंट्री पार्शियली ब्लॉक होती है। इसीलिए ये जो है न्यूरोप्रोटेक्टिव है, क्योंकि कैल्शियम एंट्री वाला मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि उसकी वजह से एपोप्टोटिक प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो जो है इनहिबिट कर देगी हमारे पास ये ड्रग मेमेंटेडिन। ठीक है, इसके अलावा जो है मेमोरी लॉस को भी ये स्लो कर रही होती है। ADRs अगर हम देखें, इसके कन्फ्यूजन है, एजाइटेशन है और रेस्टलेसनेस। डोज मेमेंटेडिन का 10 mg वंस अ डे दिया जाता है यूजुअली। ACE इनहिबिटर्स जो हम देते हैं, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर्स के साथ में ही जो है ये दी जाती है। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम हंटिंगटन्स डिजीज़ डिस्कस करेंगे।